हेलो बच्चों, हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने विद्युत विभव को समझा और विभवांतर को समझा। इसके पश्चात हमने ये जाना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई हो तो विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना हमने समझा। आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए समझते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव। मान लेते हैं कि इन विभिन्न बिंदुओं पर आवेश वितरित है। विभिन्न बिंदुओं पर आवेश वितरित है। ये बिंदु क्रमशः Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है और हमें किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु लिया जा सकता है, हमें किसी बिंदु P पर, मैं यहां ले लेता हूं बिंदु, इस बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो मैं लिखूं कि माना आवेशों के निकाय में विभिन्न आवेश क्रमशः Q1, Q2 डॉट 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 Qn आवेश हैं तथा किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करना है जिनकी बिंदु P से आवेशों की दूरियां क्रमशः R1, R2 और डॉट 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 Rn है। ये बात हमने मान ली। अब बच्चों, हम जानते हैं कि ये जो आवेश है एक बिंदु आवेश, और किसी भी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो विभव होता है वो विभव V at P यानी विभव P पर Q/4 एप्सिलॉन 0 R होता है। ये पिछले टॉपिक में हमने सीखा है। तो अब इसी को यहां लगाएं तो ये Q1 आवेश एक बिंदु आवेश है जिसकी ये दूरी R1 है। तो इसके कारण विभव क्या होगा? Q1/4 एप्सिलॉन 0 R1। इसी तरह से इसकी दूरी को हमने R2 माना है, इसकी दूरी को हमने R3 कहा है, इसकी दूरी को हमने R4 कहा है और डॉट 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 Rn है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं लिखूं कि Q1 आवेश के कारण P पर विभव क्या आएगा? इट इज V1 नाम दे दिया इस Q1 के कारण, तो इट इज Q1/4 एप्सिलॉन 0 R1। चूंकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए यहां पर हम सदिश नहीं दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार आगे आप डायरेक्ट लिख दें, इसी प्रकार V2 मतलब Q2 के कारण P पर विभव, तो ये हो गया Q2/4 एप्सिलॉन 0 R2 और डॉट 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 करें तो Qn आवेश के कारण। इसी प्रकार Q3 के कारण भी आ जाएगा Q3/4 एप्सिलॉन 0 R3। तो Qn आवेश के कारण Qn/4 एप्सिलॉन 0 Rn। ये विभिन्न आवेशों के कारण विभव है। बच्चों, चूंकि विभव एक अदिश राशि है और यहाँ पर ये आवेश विभव उत्पन्न करेगा, ये आवेश भी विभव उत्पन्न करेगा। इसका मतलब क्या कि अनंत से
किसी एकांक परीक्षण धनावेश को यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से जब एकांक परीक्षण धनावेश लाएंगे तो इस आवेश के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, मतलब इस आवेश के कारण लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसके कारण भी करना पड़ेगा, इसी प्रकार सभी आवेशों के कारण कार्य करना पड़ेगा। यानी कुल कार्य जो होगा वो इन सभी आवेशों के कारण प्राप्त कार्यों का योग होगा। क्योंकि कार्य यानी विभव एक अदिश भौतिक राशि है, इसलिए हम यहाँ सदिश योग करने की बजाय इसका बीजगणितीय योग प्राप्त करेंगे। तो मैं लिखूं यहाँ कि अतः बिंदु P पर परिणामी विभव पृथक पृथक आवेशों के कारण प्राप्त विभव का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है। तीव्रता में हमने देखा था कि तीव्रता में हमने सदिश योग प्राप्त किया था, क्योंकि वो एक सदिश भौतिक राशि थी। तो V जो परिणामी विभव है इसको हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn, और इनके मान मैं रख दूं, हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं। तो ये आएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 प्लस डॉटेड Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Rn। अब यहाँ आप देखें तो आपको कॉमन मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन, तो ये हो गया V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन। तो क्या आया Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn। परिणामी विभव आ गया, सिंपल है। इसको चाहे तो आप सिग्मा समेशन फॉर्म में लिख दें। तो समेशन फॉर्म में हमने लिखना सीखा है V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा, आप देखें Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, n आवेश तक चलेगा। तो मैं यहां लिख दूं Qi और बता दूं कि i की वैल्यू जो है वो 1 to n तक है। बार बार i की वैल्यू बदले और सिग्मा यानी जोड़ करते जाए। इसी प्रकार हर में देखें आप R1 R2 डॉट 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 Rn, तो यहां भी ये बात आ गई कि Ri, और इस प्रकार से हम इसको सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था आवेशों के निकाय के कारण विभव, जो कि सिंपल है, आप नोट कर लें इसको। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। बच्चों अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। क्या मतलब? हमने बिंदु आवेश के कारण विभव देखा, जो कि दूरी के व्यक्त क्रमानुपाती था। अब हम समझेंगे कि बिंदु आवेश के अलावा यदि द्विध्रुव है तो विभव किस प्रकार से दूरी के साथ निर्भर करता है या उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि एक द्विध्रुव है। तो यहां मैंने एक द्विध्रुव ले लिया जो कि अत्यल्प दूरी पर स्थित है। दूरी यहां अधिक दिखाई गई है। तो बिंदु ए पर मैं Q1 आवेश ले लूं, जो कि मैं माइनस ले रहा हूं, माइनस Q1, और बी पर मैं
प्लस क्यू ले रहा हूं, क्योंकि द्विध्रुव में दोनों आवेश समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 2 करने की आवश्यकता नहीं है। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। आप जानते हैं द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम 2a ले रहे हैं। तो मध्य बिंदु O से A इधर और A इधर है। बच्चों, हमें किसी बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। अब ये बिंदु P है कहाँ? ऐसा ही टॉपिक हमारे विद्युत क्षेत्र में भी हमने देखा था, जिसमें हम तीव्रता को अक्ष पर और निरक्ष पर अलग अलग ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे विभव में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम किसी एक जनरल बिंदु को लेकर बाद में अक्ष और निरक्ष पर विचार करेंगे। तो मैं किसी एक सामान्य बिंदु P को ले लेता हूँ। अब ये बिंदु P कहाँ है, इसका एड्रेस क्या है? तो हम बता रहे हैं कि द्विध्रुव से दूरी कितनी। द्विध्रुव से दूरी का मतलब इसके मध्य बिंदु से दूरी है। तो मैं बता रहा हूँ या मान लेता हूँ कि द्विध्रुव से इसकी दूरी स्मॉल r है। मान लिया हमने कि द्विध्रुव से इसकी दूरी बच्चों स्मॉल r है, और द्विध्रुव के साथ ये थीटा कोण बनाता है। द्विध्रुव की अक्ष से ये थीटा कोण पर स्थित है। साथ ही साथ मैंने ये भी मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। और अभी हमने आवेशों के निकाय में समझा कि एक बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करते हैं, और फिर दूसरे बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करते हैं, और उसका फिर हम बीजगणितीय योग प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सदिश राशि नहीं है। तो मैं लिखूं A पर, पहले लिख दूं माना किसी द्विध्रुव अब द्विध्रुव की क्या पहचान? द्विध्रुव आघूर्ण। और इसलिए मैं लिख दूं द्विध्रुव का क्या पहचान है? P = Q × 2a। तो यहाँ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि द्विध्रुव के दोनों आवेश Q है, एक प्लस एक माइनस होगा, और दोनों के बीच की दूरी 2a है। किसी द्विध्रुव के कारण केंद्र से, द्विध्रुव का केंद्र से r थीटा दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। बच्चों, अब मैं पहले एक पर आवेश के कारण लूं तो लिखूं A - Q आवेश के कारण P पर विभव, जो कि आएगा V1 नाम दे देता हूं -Q/4πε0 एंड r। लेकिन जब हम इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो हमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और इस डिस्टेंस को मैं नाम दे दे रहा हूं बच्चों r1। ये डिस्टेंस है r1, तो इस दूरी को लिख दूं मैं r1। इसी प्रकार B + Q के कारण P पर विभव, तो V2 आ गया +Q/4πε0। और अब फिर ध्यान दें कि इस आवेश से हमें विभव निकालना है, तो हमें ये दूरी चाहिएगी। तो इस दूरी को मैं, आप कहें तो R2 मान लेता हूं। ये दूरी मान ली मैंने R2। बच्चों, इस दूरी को मैंने R2 नाम दे दिया। अब P पर कुल विभव क्या होगा? अतः P पर परिणामी विभव क्या होगा? दैट इज बीजगणितीय योग होगा V1 + V2। आप इसकी वैल्यू रख दें, ये भी सिंपल है। उसी तरह से थोड़ा सा इसमें मामला आएगा, Q/4πε0 R1 + Q/4πε0 R2। अब आप देखें कि यहाँ कुछ कॉमन है, तो सबसे पहले गणित में कॉमन ले लिया जाता है। Q/4πε0 एंड इट इज 1/R2 - 1/R1। ये R2 पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पहले लिख दिया।
और नेगेटिव R1 है, इसलिए इसको बाद में। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो ये बनेगा v इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एलसीएम R1 R2 गया तो R1 माइनस R2, ये विभव ज्ञात हो गया कंप्लीट। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि हमने ये R1 और R2 की वैल्यू हमने खुद ने मानी है, जबकि हमें दिया गया केवल R और थीटा है। ये दिया गया है कि किसी द्विध्रुव में R थीटा दूरी पर विभव की गणना कीजिए, तो हमें R और थीटा का ही ज्ञान है, साथ में द्विध्रुव का ज्ञान है 2a का। तो इन R1 और R2 को हम इन R या a या थीटा के पदों में लाएंगे, और इसलिए मैं चलता हूं R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। R1 की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों कि इस OP को आगे बढ़ाऊंगा या PO को आगे बढ़ाऊंगा। यहां से मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा के A से इसके ऊपर एक लंब खींचूंगा। ये लंब खींच, इस बिंदु का नाम मैं, जहां पर लंब गया है, इसका नाम मैं C रख देता हूं, C। क्योंकि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी आप देख सकते हैं थीटा ही होगा। अब हमें इसकी वैल्यू R1 की निकालनी है। अब मैंने जब इस पे लंब खींचा है तो क्या हुआ ये कि ये R1 और ये P से C की दूरी बराबर होगी। क्या बराबर मानी जा सकती है? मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव के बीच की दूरी अत्यल्प है, और जब अत्यल्प है तो फिर इन दूरियों को आप बराबर मान सकते हैं। अगर ये बहुत अधिक हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा कि PO को आगे बढ़ाया तथा A से ये लंब AC खींचा। इस प्रकार करने से क्या हुआ? इस प्रकार करने से ये हुआ कि ये AP यानी R1 जो AP है ये PC के बराबर हो गई, और PC को हम दो भागों में लिख सकते हैं, PO प्लस OC, क्योंकि ये बिंदु O था। तो मैं लिखूंगा AP को लिखूंगा R1 और R, इसको PC को मैं लिख रहा हूं PO प्लस OC। अब दिक्कत ये आई कि PO की वैल्यू तो हमारे पास R है, लेकिन OC की वैल्यू नहीं है। तो OC की वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी त्रिकोणमिति लगा रहा हूँ। ट्राइंगल ACO में मैं कॉस थीटा निकाल रहा हूं। तो कॉस थीटा क्या बना? कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, तो OC बाई AO, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कॉस, पहले मान रख देता हूं कॉस थीटा, OC तो मुझे निकालना ही है, AO क्या है? स्मॉल a है, द्विध्रुव के बीच की दूरी का हाफ है, तो OC बराबर बना A कॉस थीटा। और ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये बनेगा R1 बराबर R प्लस A कॉस थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, क्योंकि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, तो ये 2 नंबर बन गई। अब इसी प्रकार R1 की वैल्यू ज्ञात हो गई, इसी प्रकार R2 की वैल्यू निकालेंगे। और R2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं पुनः इससे B से इसके ऊपर एक लंब खींचूंगा। ये इस पे मैंने एक लंब खींचा। लंब खींचने से क्या हुआ? जो इस पर जो यहाँ था वही यहाँ है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इस बिंदु को मैं नाम D दे देता हूं। तो PB और PD
बराबर हो गई। बच्चों मैं लिखूं इसी प्रकार बी से पीओ पर लंब कौन सा बीडी खींचने से क्या हुआ, इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ हमें, इस प्रकार पीबी बराबर पीडी। अब ये यहाँ दिखने में बराबर नहीं दिख रही होगी क्योंकि चित्र में जो लाइनें होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए, तो आपको दिख जाएगी। स्केल से लाइनें खींचे तो ये चीजें आ जाएगी। और पीडी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पीसी को लिखा था पीओ प्लस ओसी, तो पीडी को हम लिखेंगे पीओ माइनस ओडी। पीडी बराबर क्या आएगा, पीओ माइनस ओडी। तो मैं इसको लिख रहा हूं पीओ माइनस ओडी। और पीबी क्या है आपको पता है, हमने इसको R2 मान रखा है। बच्चों अब आप पीओ की वैल्यू रख दें, तो R2 बराबर पीओ है R माइनस ओडी की वैल्यू क्या होगी। इस ओडी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फिर वही ट्राइंगल लेकर उसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो फिर हमें मिलेगा, मैं लिखूं इसी प्रकार ओडी बराबर भी ए कॉस थीटा ही आएगा। ये आप करके देख ले, ये करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। तो ये बन गया ए कॉस थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब हमें मेन हमारा यहाँ सॉल्व हो चुका है, विभव आ चुका है, बस ये जोड़ बाकी जो चल रहा है ये इसको अज्ञात राशियों को ज्ञात पदों में कन्वर्ट करने का चल रहा है। तो बच्चों मैं R1 माइनस R2 निकाल लूं और R1 इंटू R2 निकाल लूं, तो मैं लिखूं अतः R1 माइनस R2 बराबर दिस माइनस दिस, तो R प्लस ए कॉस थीटा और माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। आप देखें R से R कैंसिल हो जाएगा और ए कॉस थीटा जुड़ जाएगा, तो ये हो गया R1 माइनस R2 बराबर 2a cos थीटा। इसी प्रकार R1 R2 निकाल लें तथा R1 इंटू R2 निकाल लें, तो R1 की वैल्यू है R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R माइनस ए कॉस थीटा। बच्चों इट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो ये बन गया R1 R2 बराबर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं, आप जिसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में उतार। आप नोट करें, मैं इसको साफ करूं, वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। अच्छा तो मैं लिखूं इसमें वैल्यू समीकरण 1, 3 व 4 व 5 से, इसको वैल्यू 4 दे रहा हूं, 5 से v बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनकी वैल्यू रख दें। R1 माइनस R2 इट इज 2a cos थीटा, 2a cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2, तो ये है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप देखें कि द्विध्रुव का कोई भी डेरिवेशन है तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण जरूर आता है पद, और है तो हमें यहाँ दिखाना चाहिए। यहाँ देखें आप Q इंटू 2a जो द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ दिया गया है Q इंटू 2a बराबर P, दैट इज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी वैल्यू रख दें तो ये बनेगा V इक्वल टू P cos थीटा बाई
4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको विभव ज्ञात होगी। ये विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर ज्ञात होगी। लिखिए, अब यहाँ द्विध्रुव की जो हमने कल्पना करी है उसमें हम ये कहते हैं कि जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर हो, और यहाँ हमने उदाहरण भी देखे थे कि किस प्रकार इनके बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में होती है। तो इसलिए जब 2a की वैल्यू कम है तो a की वैल्यू मतलब a की वैल्यू कम है, और उस a की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो तुलनात्मक रूप से और कम हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है कि r स्क्वायर में से a स्क्वायर को cos स्क्वायर से गुणा करके घटाइए, तो ये पद इतना कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ थीटा की भी cos थीटा की भी जो वैल्यू होगी अधिकतम वैल्यू एक ही होगी। तो सिंपल में एक वैल्यू मान के कहूँ तो r स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाना है, जो कि r बहुत अधिक है उसका स्क्वायर और अधिक है, a कम है और इसका स्क्वायर और कम है, तो ये वैल्यू नगण्य, ये वैल्यू जो a स्क्वायर की है ये नगण्य हो जाएगी। तो मैं लिखूं यदि a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर, तो a स्क्वायर को हम नगण्य मानकर a स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने का मतलब है इसे हमने 0 मान लिया है, और जब 0 मान लिया है तो ये 0 से गुणा हो गया, तो ये आया v बराबर p cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर। ये सूत्र उस स्थिति में है जब द्विध्रुव के बीच की दूरी अत्यल्प है। ये है विभव। बच्चों, अब यहाँ पर आप देखें कि हमने जब द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करी थी तो अक्ष निरक्ष पर अलग अलग करी थी, लेकिन विभव में हमने ऐसा नहीं किया। वो हम यहाँ आसानी से अब कर सकते हैं। तो अगर मुझे अक्ष पर ज्ञात करना है तो आप सोचें कि ये बिंदु अक्ष पर होगा, तब क्या होगा? बच्चों, ये अक्ष है, अक्ष इधर भी ले सकते हैं। अगर ये बिंदु P मैं अक्ष पर ले लूं तो जो ये थीटा बनेगा ये थीटा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर निरक्ष पर लूं तो ये थीटा, ये वाला थीटा है जो, ये बढ़कर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों स्थितियों को मैं लगाकर यहाँ अक्ष पर और निरक्ष पर निकाल सकता हूँ। तो मैं दो विशेष स्थितियां ले रहा हूँ। विशेष स्थिति नंबर 1 अक्ष पर। अक्ष पर क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा 0 हो तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि v एट अक्ष, द्विध्रुव के अक्ष पर cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में लगा रहा हूं निरक्ष पर, और निरक्ष पर आप जानते हैं क्या होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, और जब 90 डिग्री होगा तो v निरक्ष पर क्या प्राप्त होगा? cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसलिए ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो v निरक्ष पर 0 प्राप्त होगा और v अक्ष पर आपने देखा p cos थीटा अपॉन 4πε0 r प्राप्त होगा। इस प्रकार अक्ष पर अधिकतम विभव होगा और समान दूरी के लिए निरक्ष पर न्यूनतम होगा, यानी 0 ही होता है। बच्चों, निरक्ष पर विभव का 0 होने का क्या तात्पर्य? निरक्ष पर, ये निरक्ष माने तो यहाँ पर विभव 0 है। इसका मतलब ये है कि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य 0 होगा, और इसके बीच का विभवांतर देखें तो भी वो 0 होगा। अब बच्चों, यहाँ जो हमने ये पढ़ा इसमें कुछ बातें हमें स्पष्ट हुई हैं, उन्हें आप समझें। स्पष्ट है पहली बात कि निरक्ष पर विभव 0 है। निरक्ष पर यहाँ विभव 0 है, लेकिन आपने देखा था निरक्ष पर तीव्रता 0 नहीं प्राप्त हुई। तीव्रता 0 है,
विभव शून्य है परंतु यहाँ तीव्रता शून्य नहीं है, जिसके हम दोनों डेरिवेशन देख चुके हैं। तो पहला पॉइंट हमें स्पष्ट हुआ कि निरक्ष पर विभव शून्य है, विभव शून्य होता है परंतु तीव्रता नहीं। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आप इस पर विचार करें। जब हमने अक्ष पर निकाला था, तो जब हमने अक्ष पे ज्ञात किया था बच्चों, तो तीव्रता क्या आई थी? तीव्रता आई थी अक्ष पर E बराबर, इधर लिख दूं, E बराबर 2p cos थीटा बाई 4 एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ये आई थी जब हमने देखा कि r क्यूब पर डिपेंड कर रही है तीव्रता और विभव जो है r स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो दूसरी बात है कि विभव द्विध्रुव के कारण है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की घात -2। यहाँ आया वह तीव्रता जो थी वो r की घात -3 पर निर्भर कर रही थी। तीसरी बात जो हमें आज स्पष्ट कर रहे हैं वो है बिंदु आवेश के कारण विभव क्या था, उस पर भी विचार करें। बिंदु आवेश के कारण विभव आया था Q/4 एप्सिलॉन 0 r, और द्विध्रुव के कारण कितना आया है? v द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के कारण विभव को आप देखें, ये रहा p cos थीटा, p cos थीटा बाई 4 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। और इसको मैं p को खोल के लिख दूं तो q इंटू 2a, और r स्क्वायर को भी अलग हटा दूं तो गौर से देखें कि ये जो पद है, ये पद, ये पूरा पद बिंदु आवेश के कारण विभव का है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव और द्विध्रुव के कारण विभव की आप तुलना करें तो द्विध्रुव के कारण विभव बिंदु आवेश के कारण विभव का 2a cos थीटा बाई r गुना होता है। तो ये तीसरा स्पष्ट बिंदु है जो मैं लिख रहा हूं कि बिंदु द्विध्रुव के कारण विभव बिंदु आवेश की तुलना में, बिंदु आवेश की तुलना में कितना गुना आया? 2a cos थीटा बाई r गुना आया है। तो मैं यहां लिख दूं 2a cos थीटा बाई r गुना होता है। बच्चों ये तीसरा बिंदु था जो हमने स्पष्ट किया, और यहाँ चौथा बिंदु आप देखें कि जो बिंदु आवेश के कारण विभव था, ये बिंदु आवेश के कारण विभव कितना आया था? Q/4 एप्सिलॉन 0 r। अगर किसी आवेश के कारण विभव पर हम विचार करते तो वो किस पर निर्भर कर रहा था? दूरी पर, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था, माध्यम पर कर रहा था, जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो सेम बात जो बिंदु आवेश के कारण माध्यम पर लागू थी वो द्विध्रुव के कारण भी लागू है। दूरी पर देखें तो केवल दूरी पर ही निर्भर कर रहा था बिंदु आवेश के कारण विभव। लेकिन आप द्विध्रुव के कारण विभव पर विचार करें तो द्विध्रुव के कारण जो विभव है इसके अंदर दूरी पर निर्भर कर रहा है, साथ ही साथ p मतलब q इंटू 2a वो भी हो गया, लेकिन cos थीटा एक इसमें एक्स्ट्रा पद आया है। तो यहाँ cos थीटा क्या है? थीटा जो है वो किसके बीच में है? आप देखें कि जो थीटा है वो किसके बीच में है। तो इसके लिए मुझे यहाँ सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ सदिश रूप में। सदिश रूप में, सदिश रूप में लिखने का यही तरीका है कि जो सदिश भौतिक राशियां हैं उन पर आप सदिश का निशान लगाएं, जो नहीं है उस पर नहीं लगाएं। तो बच्चों p एक सदिश भौतिक राशि है, हाँ, 4 एप्सिलॉन 0 नहीं, r एक सदिश है, लेकिन हमने इसको स्क्वायर किया है तो यहाँ क्या कर दिया?
परिमाण कर दिया। अब cos थीटा कहाँ जाएगा? जब हम सदिश अदिश निरूपण करते हैं तो सदिश गुणनफल या अदिश गुणनफल का उपयोग करते हैं। साइन थीटा आने पर सदिश गुणनफल लेते हैं और cos थीटा आने पर अदिश गुणनफल लेते हैं। तो हमें यहाँ पर अदिश गुणनफल यानी बिंदु का निशान लगाना पड़ेगा, और बिंदु का निशान लगाने के बाद दूसरी राशि आनी चाहिए कि किसके साथ अदिश गुणनफल हो रहा है, तो किसके साथ। तो चूंकि यहाँ कोई राशि है नहीं और इसलिए मैं यहाँ पर एकांक सदिश का प्रयोग कर सकता हूं आर कैप, जिससे कि इसकी वैल्यू भी नहीं बदलेगी और अदिश गुणनफल का भी प्रयोग हो जाएगा। तो ये जो थीटा, ये जो बिंदु है, ये cos थीटा के कारण आया है। तो थीटा किसके बीच में है? P और R कैप के। ये और ज्यादा क्लियर हो सकता है, मैं थोड़ा आप नोट कर ले, मैं इसको साफ कर दूं, इसको मैं और ज्यादा सही लिख दूं तो ये बनेगा V इक्वल टू अदिश राशि है P सदिश और R सदिश बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड R मॉड्यूलस स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं R कैप जो होता है इट इज R सदिश बाई R का परिमाण। तो जब मैंने एकांक सदिश को सदिश के रूप में लिखा है तो फिर एक और परिमाण आएगा और उस स्थिति में ये क्यूब हो जाएगा। विमीय दृष्टि से अभी सही है। तो आप देखें कि यहाँ थीटा, अब थीटा किसके बीच में है तो इसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है। जिसके बीच में डॉट उसी के बीच में कोण। तो डॉट किसके बीच में आया? डॉट क्यों आया? cos थीटा के कारण आया। अब ये डॉट किसके बीच में? P और R के बीच में। तो यहाँ थीटा P सदिश व R सदिश के मध्य कोण है। तो अब आप यहाँ चौथी बात देख रहे हैं कि जो विभव है वो दूरी के साथ थीटा पर भी निर्भर करता है, यानी P और R के मध्य कोण पर भी निर्भर कर रहा है। कि यहाँ द्विध्रुव के कारण विभव केवल R पर निर्भर नहीं करता, बल्कि P सदिश व R सदिश के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। अब आप यहां देख लें कि P सदिश क्या है? P द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी दिशा कौन सी है? जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। तो ये दिशा और R की दिशा, ये दिशा, ये सदिश, स्थिति सदिश, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा था इस कोण पर निर्भर करता। तो बच्चों ये हमने आज समझा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया, समझ में आ रही हैं चीजें, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने जो भी दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।